You and the world will be immediately told. 2, it may be a complete dud. If this happens, you will also be told. 3rd, it may, as we hope, be a success. We pray without loss of any lives. In this case, there will be a broadcast to the world with a plausible explanation for the noise and the tremendous flash of light which will appear in the sky. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक टॉप सीक्रेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसको स्टार्ट करा गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और इसका एम था टू डेवलप द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, और ये अंडर आता था यूके, यूएस और कनाडा के। और अगर बात करें इसके ओरिजिन की, तो इसको स्टैब्लिश करा गया था 1939 में, जब जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूएस गवर्नमेंट को बताया था अबाउट द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एटम का एक न्यूक्लियर स्प्लिट होकर काफी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को फॉर्म करता है, जिसके कारण एक कंसर्न रेस हुआ था कि यूके गवर्नमेंट को लग रहा था कि जो नाजी जर्मनी है वो इसके ऊपर वर्क कर रही है एंड द नाजीज ट्राई टू मेक द एटॉमिक बॉम्ब। इसलिए ये वन ऑफ द रीजन था कि यूएस को अपना खुद का प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ा था, और प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ऑफिशियली ऑथोराइज कर रहे थे प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ये समय था 1941 का, जब पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक करा था, और वो डेट थी दिसंबर 7, और उसके बाद की बात है। और इसको चार्ज में लिया था आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने, और लेस्ली ग्रूव को इसका प्रेसिडेंट और डायरेक्टर बनाया गया था। नाउ बात करते हैं अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और मैं बता दूं इस प्रोजेक्ट के कुल 3 साइट्स थे, जिसमें से पहली साइट थी वो थी लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको, और यहाँ पे इनिशियल रिसर्च करी गई थी और लेबोरेटरी को डिजाइन करा गया था, एंड दैट प्लेस वाज हेडेड बाय जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। और कहा जाता है कि ये वही प्लेस थी जहाँ पे एक्चुअल बॉम्ब्स बनाए गए थे। और अगर दूसरी साइड की बात करें तो वो थी ओक रिज, जो कि टेनेसी में थी, और वहां पे ऐसी फैसिलिटी थी जहां पर गैसेस डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करके इम्प्योर यूरेनियम में से प्योर यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता था। और तीसरी साइड थी हैनफोर्ड, वॉशिंगटन, जहां पर प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता था वाया न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये दोनों ऐसे एलिमेंट थे जो कि चेन रिएक्शन में पार्ट करते थे, इसलिए इनको न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए काफी जरूरी एलिमेंट माना गया था। और इस प्रोजेक्ट में कई जाने माने साइंटिस्ट भी थे जिनको आप प्रोबेबली जानते भी होंगे, जिसमें थे नील बोहर, एर्निको फर्मी और रिचर्ड फेमैन। और इन लोगों ने अपने ज्ञान से, मतलब कि न्यूक्लियर बायोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंस कुछ भी लगाते हुए इस बॉम्ब के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। एक्चुअल बॉम्ब को बनाने से पहले सबसे पहले डमी बॉम्ब को बनाया गया था, जिससे कि उनको पता चल सके कि इसकी एफिशिएंसी क्या है और इसको हमको कैसे डिजाइन करना है। इसलिए जब वो डमी बॉम्ब बन जाता है तो उसको टेस्ट करना भी जरूरी होता है, इसलिए उसको 16 जुलाई 1945 को टेस्ट करा जाता है, और इस टेस्ट का कोड नेम होता है द ट्रिनिटी टेस्ट। और ट्रिनिटी टेस्ट को परफॉर्म करा जाता है न्यू मैक्सिको के अलामो गोर्डो शहर में, जहां पे रिजल्ट निकल कर आता है दैट द बॉम्ब वाज अ सक्सेसफुल क्रिएशन, क्योंकि वो सारे मोरल्स को पूरे कर रहा था जिसके लिए उसको बनाया गया था। नाउ अब टाइम होता है टू डिजाइन द एक्चुअल बॉम्ब्स, और इसका जो मेन मोटिव था वो था टू एंड अप द वर्ल्ड वॉर 2। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था एक्सिस पावर और एलाइज के बीच में, जहाँ पे एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटली और जापान, और वहीं एलाइज में था यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन। ये बॉम्ब बनाया जा रहा था जर्मनी के लिए, लेकिन पता चलता है कि 30 अप्रैल 1945 को सोवियत ट्रूप्स के डर से हिटलर अपने आप को शूट करके सुसाइड कमिट कर लेता है। लेकिन जब यूएस को पता चलता है कि द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री वाज जापान फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सिस पावर, तो यूएस डिसाइड करता है टू ड्रॉप द बॉम्ब ऑन जापान। तो जब यूएस आर्मी इसके ऊपर और रिसर्च करती है इस प्लान के ऊपर, तो उनको जापान में 2 वेल पॉपुलेटेड एरियाज मिलते हैं, जो थे हिरोशिमा और कोकुरा। अब जगह जो थी तो बॉम्ब भी 2 बनाने थे, जो कि ओपनहाइमर की निगरानी में बन ही जाते हैं, और उनका नामकरण भी होता है।
एंड द फर्स्ट वाज लिटिल बॉय जो कि यूरेनियम 235 बेस्ड बॉम्ब था एंड द सेकंड वाज फैट मैन जो कि प्लूटोनियम 239 बेस्ड बॉम्ब था। अब अमेरिका को सिर्फ एक फाइनल टचअप देना था टू एंड द वर्ल्ड वॉर 2 बाय ड्रॉपिंग द बॉम्ब ऑन जापान। तो वो लोग डेट डिसाइड करने बैठ जाते हैं और उनको एक डेट मिलती है जो होती है 6 अगस्त 1945। नाउ बात करते हैं इंसिडेंट हैपन ऑन 6 अगस्त 1945। बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय जिसको कि कर्नल पॉल टिबेट्स अपने प्लेन इनोला गे में कैरी कर टारगेट पे लेकर जा रहे थे और टारगेट था एओवी ब्रिज जो कि हिरोशिमा में था। लेकिन उस दिन वहां पे काफी ज्यादा घने बादल छा रखे थे जिसके वजह से उस प्लेन रडार में उस करेक्ट लोकेशन की चीजें दिखना बंद हो गई थी। इसलिए जो टारगेट था वो स्लाइटली शिफ्ट होकर हिरोशिमा के सिटी सेंटर पे जाके गिर जाता है और वहां पे गिरने की वजह से काफी ज्यादा तबाही मच जाती है और वहां पे जो डेथ होती है वो एस्टिमेटेड से ज्यादा हो जाती है। इस अटैक के बाद तो अमेरिका डिसाइड कर चुका होता है कि अब उसको और बॉम्बिंग नहीं करनी जापान के ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि इस सिटी सेंटर पे गिरने की वजह से जो सदमा लगा है जापान को अब वो पीछे हट जाएगा। लेकिन जापान अब ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो और ज्यादा बढ़ चढ़कर उस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कि उनके ऊपर एक और बॉम्बिंग होने वाली है, जिसका मतलब ये था कि अब टारगेट 2 की बारी आ चुकी थी जो था कोकुरा। अब वहां पे गिराना था फैट मैन को, इसलिए डेट डिसाइड होती है 9 अगस्त 1945 और ये जस्ट 3 दिन बाद ही होता है और इसको कैरी करके ले जाते हैं मेजर चार्ल्स विनी अपने प्लेन बॉक्स कार में। और जब वो टारगेट पे पहुंचते हैं तो वो वहीं पे वही सेम वेदर देखते हैं जो कि हिरोशिमा में था और वहां पे हिरोशिमा के मुकाबले ज्यादा डेंस बादल थे जिसकी वजह से जो टारगेट था अब वो स्लाइटली ना होकर कुछ ज्यादा शिफ्ट हो गया था और गिर गया था बॉम्ब कोकुरा के बजाय नागासाकी में। और कहते हैं जो नागासाकी था उस वक्त वो ज्यादा पॉपुलेटेड था कोकुरा से। तो अब बात करते हैं उस बॉम्बिंग से होने वाले नुकसान और डिस्ट्रक्शन के बारे में। और अगर बात करें हिरोशिमा की तो वहां पे बॉम्ब गिरने के साथ ही ऑन द स्पॉट 70 से 80 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है और ये इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे बॉम्ब गिरता है उस स्पॉट से लेकर 1.6 माइल्स मतलब 2.5 किलोमीटर के रेडियस में उस बॉम्ब का इम्पैक्ट पड़ता है और कई लोग फाटल इंजरीज से सफर कर रहे होते हैं और वहां पे हफ्तों और महीनों तक रेडिएशन सिकनेस चल रही होती है। रेडिएशन सिकनेस से मेरा ये मतलब था कि जो वहां पे बच्चे जन्म ले रहे थे वो काफी ज्यादा डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हो रहे थे। और ये बात तो थी हिरोशिमा की। अब बताता हूँ मैं नागासाकी में क्या हुआ था। जैसी बॉम्ब गिरा था तो वहां पे 40,000 लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे और ये आंकड़ा इतना कम इसलिए है क्योंकि वो जहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था वो था प्लूटोनियम बेस्ड और जो प्लूटोनियम था वो जल्दी स्प्लिट कर जाता है यूरेनियम के मुकाबले। लेकिन अगर वो कम स्प्लिट करता है और जल्दी स्प्लिट करता है तो वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करेगा। इसलिए उस अटैक में इतनी ज्यादा हीट थी कि वहां पे लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ था, जिसका मतलब वो टोटली बेदर्द मौत मरे थे। अब हिरोशिमा और नागासाकी अटैक के बाद जापान पूरी तरीके से टूट चुका था, इसलिए एम्परर हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर साइन कर दिया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 अभी स्टिल चल ही रहा था और जो इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था जापान अब वो पूरी तरीके से पीछे हट चुका था, जिसका नतीजा ये होता है कि 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो जाता है और इवेंचुअली विनर होते हैं एलाइज। और एलाइज अब जीतती है, इसलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का मान दिया जाता है। इन सब घटनाओं के बाद अब अमेरिका एक इकलौता ऐसा देश था जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी, बट ये कुछ सालों के लिए ही था क्योंकि 1949 में सोवियत यूनियन के पास भी अपने न्यूक्लियर वेपन आ गए थे और ये वो दौर था जब ये दोनों सबसे पावरफुल देश माने जाते थे और इसलिए इनसे कोई पंगा लेने की सोचता भी नहीं था। लेकिन 1968 में एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेटिंग ट्रीटी को स्टैब्लिश कर दिया जाता है, जिसका मेन एम था टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब ये चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स को फैलने से रोक सके जिससे कि पूरे वर्ल्ड में पीस आ जाए। और जो दूसरा मोटिव था वो था टू मेक द गुड यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये थी हमारी मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपका इंटरेस्ट है डार्क और सीक्रेट हिस्ट्री और स्टोरीज को जानने का तो यार वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।